वेलकम टू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। इसमें हम आज करेंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इनफैक्ट अपन बात करेंगे नर्व फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स के कैरेक्टर्स की और नर्व इम्पल्स के कैरेक्टर की। नर्व फाइबर्स, इनके दो कैरेक्टर्स होती हैं। नर्व सेल्स या नर्व फाइबर्स के दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन और एक कंडक्शन। एक्साइटेशन कि जब वो कोई स्टिमुलस लेकर के, उद्दीपन लेकर के एक्साइट हो जाती हैं, और कंडक्शन वो उस स्टिमुलस के साथ अपना काम परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं। ये जो एक्साइटेशन है ये स्टार्ट होता है किसी भी स्टिमुलस के साथ। बॉडी के बाहर या इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जो मसल या नर्व फाइबर्स को अगर स्टिमुलेट कर देते हैं तो मसल को इरिटेट किया जा सकता है। कोई भी स्टिमुलस इतने इंटेंसिटी का तो होना ही चाहिए कि उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कह पाएँ। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब वो मिनिमम स्टिमुलस जिसके द्वारा एक्साइटमेंट क्रिएट किया जा सकता है। वैसे स्टिमुलस बहुत तरह के होते हैं। मैकेनिकल हो सकते हैं जो किसी टच के थ्रू हो जाएंगे, या फिज़िकल हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हीट वगैरह। केमिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं जब कोई एसिड या बेस इनके प्रति एक्साइटमेंट दिखाया जाए, या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दिया जा सकता है। स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है नर्व फाइबर को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि नर्व फाइबर एक बार एक्साइट हो जाती है तब इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली वो पर्टिकुलर चीज़ है जो ट्रैवल करती है इस नर्व फाइबर के थ्रू एंड थ्रू, और हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स एक्चुअली ये एक फिज़िकल या केमिकल एक्टिविटी का एक ऐसा रोल है जो फंक्शनल वेव क्रिएट कर सके। फंक्शनल वेव क्रिएट करने का मतलब ये वो सारे रिएक्शंस दे जिसके द्वारा नर्व अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेव पैटर्न या फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्स पैटर्न दिखा पाए। जब कोई न्यूरॉन मिनिमम स्टिमुलस या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को ग्रहण करती है या लेती है तो वो एक्साइट हो जाती है। किसी निश्चित प्रकार के नर्व फाइबर के लिए ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का होता है, और थ्रेशोल्ड का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट होता है। ऑर्डिनरीली नर्व फाइबर पे जो चार्ज है वो केवल एक ही दिशा में मूव करते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। और इस लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक वेव क्रिएट हो जाती है, और ये वेव कई जगह आप देखेंगे नर्व फाइबर के दोनों हिस्से में भी चलती है, लेकिन वो कौन सा टाइम आता है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। ये आइसोलेटेड प्रोपगेशन तो हम तभी कहेंगे जब कोई चार्ज उस नर्व फाइबर के पॉइंट्स पे फैलता नहीं है, बल्कि केवल एक पॉइंट पे कंडक्ट होता है। नर्व फाइबर पर चार्ज कंडक्ट होने के बाद एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, जिसमें अगर दोबारा आप उस नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करोगे तो वो नर्व फाइबर स्टिमुलेट नहीं होगा। मतलब वंस द नर्व फाइबर हैज़ बीन स्टिमुलेटेड इट विल शो सम रिस्पॉन्स। उस बीच में अगर आप उसको दूसरा स्टिमुलस दे दो तो वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। इट विल मेंटेन इट्स ओरिजिनल प्लेस। नर्व फाइबर के ऊपर ही एक और थियरी चलती है जिसको ऑल या नन लॉ कहते हैं। ऑल या नन लॉ ये भी यही बताता है कि अगर कभी नर्व फाइबर एक्साइट होता है या स्टिमुलेट होता है तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ या पूरी इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्स देता है। हाफ रिस्पॉन्स इज नेवर गिवन।
नर्व चार्ज वेलोसिटी मीडिएटेड होता है। वो मिनिमम वेलोसिटी जो एक स्टिमुलस की होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी तरह का रिस्पॉन्स एलिसाइट नहीं हो पाएगा। मेडुलेटेड फाइबर्स में मतलब जहाँ पे माइलिन शीथ अटैच्ड है नर्व फाइबर के साथ, वहाँ पे कंडक्शन रैपिड होता है। इसका मतलब माइलिन शीथ नर्व फाइबर को ज़्यादा वेग के साथ रिस्पॉन्ड करने की ताकत देती है। नर्व फाइबर को फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ फैक्टर्स जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह ये इनहिबिट करते हैं रिस्पॉन्स। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस अगर लगातार मेंटेन रहती है तो नर्वस सिस्टम पे प्रतिकूल इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नर्व फाइबर की ये जो नर्व चार्जेस की ट्रैवल करने की जो रेट है, ये डिटर्मिन करती है एक्शन पोटेंशियल को। हम ये जानते हैं जैसे ही कोई नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है, वैसे ही ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये इसके एक्सॉन हिलक के ऊपर डेवलप हो जाता है। वहाँ से ये एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन को कवर करती हुई जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पास होता है और नोड्स ऑफ रैनवीर के ऊपर जाता है। मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है, एक वो जिनमें नोड्स ऑफ रैनवीर या नोड एंड इंटरनोड होते हैं, या फिर जिनमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। कंडक्शन उस केस में रैपिड होता है जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इज देयर। क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये जो स्टिमुलस है इम्पल्स क्रिएट करके कूद के जाता है एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, इस तरह के ट्रांसमिशन को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लगभग 20 टाइम्स फास्ट होता है इस तरह का इम्पल्स जब माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो। इसी स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहा है ऑल या नन लॉ, जो ये बता रहा है कि नर्व फाइबर जब भी रिस्पॉन्ड करेगी तब वो अपनी पूरी गति से रिस्पॉन्स करेगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वो पीरियड है जो एक बार नर्व फाइबर को एक्साइट करने के बाद नर्व फाइबर रिस्पॉन्स देती है। इस बीच में अगर आपने दूसरी बार स्टिमुलेट कर दिया तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं देगी। समेशन इफेक्ट दो सब मैक्सिमल स्टिमुलाई के अप्रोच करने पे देखने को मिलता है। अडेप्टेशन, नर्व फाइबर बहुत जल्दी चेंजेस को अडेप्ट कर लेती है और ये अडेप्टेशन की ही प्रोसेस की वजह से एक बार एक्साइट होने के बाद उसी पीरियड के अंदर दोबारा अगर इसको स्टिमुलस दिया जाता है तो वो एक्साइट नहीं होगी। दिस इज़ नोन एज अडेप्टेशन और वो उतनी जल्दी रिकवर भी कर लेती है। नर्व फाइबर में एक और प्रॉपर्टी होती है अकोमोडेशन की। अगर कोई स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तब वो अपनी थ्रेशोल्ड बना के लगता है, तब मेम्ब्रेन या नर्व फाइबर अपनी प्रतिक्रिया देती है। बार बार या किसी स्टिमुलस को एकदम हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ अगर हम ले जाते हैं तब नर्व फाइबर खुद फटीग अंडरगो नहीं करता, नहीं थकता। हाँ, रिस्पॉन्स जो मसल के साथ है वो ज़रूर फीका पड़ सकता है। रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू रिमेन्स द सेम। नर्व इम्पल्स का कैरेक्टर एक तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है, ये चार्जेस का फ्लो करना। जब भी कोई नर्व को एक्साइट किया जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है जो प्रॉपर स्टिमुलेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल के रूप में डेवलप कर जाता है।
जैसे ही कोई भी नर्व इम्पल्स एक्सॉन के स्टार्ट पे आता है, वैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और अब ये नर्व फाइबर बिना रुके उस एक्शन पोटेंशियल के प्रति संवेदनशील हो जाती है। नर्व इम्पल्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन सिग्नल की तरह काम करता है, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो इस दौरान रिलीज होने हैं एज अ रिस्पॉन्स काम करते हैं। टिपिकली एक तरह का रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है एक्शन पोटेंशियल के द्वारा। नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो ट्रांसमिट होता है एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, नीचे की तरफ। ये इम्पल्स डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करता, बल्कि अलग अलग पॉइंट्स पे जनरेट किया जाता है और उसकी स्पीड भी बिल्कुल अलग होती है, 1 से 100 पर सेकेंड। जब किसी नर्व फाइबर के ऊपर स्टिमुलस नहीं आया होता है, तब हम कहते हैं नर्व फाइबर रेस्टिंग पोटेंशियल में है। रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान ये न्यूरॉन नर्व इम्पल्स सेंड करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट स्थापित करती है, जिसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर के चार्जेस में कोई डिफरेंस आ जाता है और ये डिफरेंस रेस्टिंग स्टेज से अलग होता है और तब हम कहते हैं मेम्ब्रेन बिकम्स पोलराइज्ड। जैसे ही मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। एट रेस्ट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन मेंटेन करती है और ऐसा पाया गया है कि मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा बाहर के हिस्से के कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है। ये मेम्ब्रेन आयंस के प्रति सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि वो कुछ आयंस को अलाउ करती है, कुछ आयंस को वो रोक लेती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयंस मेम्ब्रेन के बनाए हुए चैनल्स के द्वारा पास हो जाते हैं, जबकि कुछ और आयंस को उसी दौरान रोक लिया जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन रेस्ट पे आती है, सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं या बंद हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल्स भी पार्शियली क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, जिससे कि केवल बहुत स्लो सोडियम का पैसेज जारी रहता है या रह पाता है। सोडियम पोटेशियम पंप इस प्रकार क्रिएट होता है, जो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बार बार होने से, सोडियम पोटेशियम पंप के बार बार एक्टिविटी होने से 3 सोडियम आयंस बाहर आते हैं, जबकि 2 पोटेशियम आयंस सेल के अंदर जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। चार्जेस का इस प्रकार अंदर और बाहर करने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के ऊपर मेंटेन होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेबल रहना चाहिए जब तक कि न्यूरॉन स्टिमुलेट की जाए। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है ये पोलराइजेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब डिफरेंस जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का है दो प्लेसेस में, दो पास की प्लेसेस में, वो बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। जैसे ही ये घट जाता है, ये डिफरेंस घटने लगता है, हम कहते हैं डीपोलराइजेशन हैज स्टार्टेड। सो एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होते ही पोलराइजेशन इफेक्ट आता है। पोलराइजेशन इफेक्ट डीप चलता है, फिर उसके मिनिमाइज होते ही डीपोलराइजेशन की तरफ मेम्ब्रेन जाती है। थ्रेशोल्ड एक्साइटमेंट वो एक्साइटमेंट है या वो स्टिमुलेशन है जिसके बियॉन्ड मैसिव डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। एक एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली
डीपोलराइजेशन की एक वेव होती है जो नर्व सेल के ऊपर चलती है जैसे ही नर्व फाइबर को स्टिमुलेट किया जाता है। नर्व फाइबर के स्टिमुलेट होते ही एक थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटमेंट डेवलप होता है जिसके द्वारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होते ही वोल्टेज एक्टिवेटेड चैनल्स बन जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और इन चैनल्स की वजह से सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस अपना मूवमेंट अंदर और बाहर की तरफ रखते हैं जिससे कि डीपोलराइजेशन की लहर चलती रहे। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है सोडियम चैनल्स जल्दी से बंद हो जाते हैं। नर्व वापस अपने रेस्टिंग स्टेज की तरफ आने की कोशिश करती है। पोटेशियम आयंस फ्लो करने लग जाते हैं और इसके द्वारा आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया जैसे ड्रग्स हो या कोई भी इस तरह के केमिकल्स लिए जाएं तो उनका काम होता है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं जिससे एक्शन पोटेंशियल नहीं होने पाता। ये ऑल या नन लॉ ये स्थापित करता है कि एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड और उसकी वेलोसिटी दोनों इंडिपेंडेंट है स्टिमुलस की इंटेंसिटी के। एक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है इंटेंसिटी और स्पीड में एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के ऊपर, जिससे कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए वो डेवलप किया जाए। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है न्यूरॉन के अंदर जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब वो पीरियड जिसमें वो क्विकली दूसरी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो डेवलप हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में दो और रिफ्रैक्टरी पीरियड्स हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें वो बिल्कुल भी दूसरे स्टिमुलस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगी, और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जब होएगा जब दूसरा स्टिमुलस पहले स्टिमुलस से ज़्यादा बड़ा होता है। अन्यथा एक बार स्टिमुलेट करने के बाद नर्व दूसरा स्टिमुलस नहीं स्वीकार करती। एक मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलक पे स्टार्ट होता है। जैसे ही एक्सॉन हिलक पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के नीचे की तरफ ट्रैवल करने लग जाता है और पूरे नर्व फाइबर में फैलने की कोशिश करता है। माइलिन शीथ अगर नर्व फाइबर के ऊपर पाई जाती हैं तो ये आइडियल जगह देती हैं जहाँ से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन उछल कर कंडक्शन दे पाएँ। On the nerve fibers on which myelin sheath is formed, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नर्व फाइबर में कंडक्शन, किसी माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन हमेशा नोड टू नोड चलता है। वो पूरे उस न्यूरिलेमा के ऊपर फैल के नहीं आता, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हर नोड पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो पहले वाले एक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाए और हमको कंडक्शन या अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंडक्शन रिस्पॉन्स मिले। इस प्रकार का जो कंडक्शन है जो एक से दूसरे नोड के ऊपर किया जाता है, हम इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं या इसको जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। इस सॉल्टेटरी या फिर जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल की वजह से नर्व इम्पल्स बहुत रैपिडली ट्रैवल करती है और उसका लगभग 20 टाइम्स फास्ट कंडक्शन होता है। कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ हो जाती है लोगों के अंदर, और ये तब होती है जब माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है और मसल कंडक्शन बहुत पुअर हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ अ नर्व when stimulated creates an impulse and
द एक्शन इज सॉलिसिटेड। इस पूरे चैप्टर का ये केवल एक आउटलाइन था जो आपको बताया गया आपको फेमिलियर करने के लिए। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर आपको ठीक से इसके एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने, रिस्पॉन्स मिलने, इन सब के बारे में वर्णन किया जाएगा। ऑल इन ऑल आप एक चीज़ का अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी कोई नर्व फाइबर इनोवेट की जाती है या एक्साइट की जाती है, उसमें जहाँ पे एक्सॉन हिलिक होता है वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होते ही एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन वहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करने की वजह से चार्जेस इम्बैलेंस हो जाती हैं और एक डीपोलराइजेशन की लहर उठती है। इस लहर के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम चैनल्स भी अलग अलग तरह के गेटवे बनाते हैं, जिसकी वजह से आयनिक डिसबैलेंसेस हो जाते हैं। इस वजह से डीपोलराइजेशन की लहर इज फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन एंड देन अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल वापस आ जाता है। सो ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल वी हैव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, we have action potential, then we have depolarization, then we have repolarization, then again things coming back to resting potential. How all this is manipulated and how all these events happen will be dealt in the next chapter. Thank you.